वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मॉर्निंग सेशन में पॉलिटी की अगली क्लास को, और कल हम जहाँ पर थे एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो yesterday वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी सोवरन डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी कि उन्हें उस देश के लोग चुनेंगे और फिर वे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य करेंगे। इस बॉडी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करना, उसमें जो प्रोविजंस होंगे उनको बनाना और उन प्रोविजंस की क्या लैंग्वेज होगी, इस तरह के जो भी कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से संबंधित होते हैं वो सारे कार्य ये बॉडी करती है। और प्रोविजंस बनाने के क्रम में वो इनमें डिस्कशन भी करती है, और डिस्कशन के लिए अगर वो चाहे तो अलग अलग कमिटीज़ भी बना सकती है, छोटी छोटी कमिटीज़ बनाकर जिसमें लगभग सभी मेंबर हों किसी भी पार्टी के। उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य किया जाता है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑल्सो अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो न सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है बल्कि उसे अडॉप्ट भी करती है, यानी कि उस देश के लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया जाता है और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। भारत में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, ऐसे हिंदी में संविधान सभा कहा जाता है। तो भारत में इस तरह से संविधान बनाने का कार्य जिस संविधान सभा को दिया गया था उसका गठन जुलाई अगस्त 1946 के बीच हुआ था। और इसका फॉर्मेशन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि कैसे क्रिप्स मिशन प्लान सबसे पहले 1942 में आता है, एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान इन 1946 वी हैव सीन कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन प्लान के फेल होने के पीछे मुस्लिम लीग की दो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड थी, जिसे नहीं माना गया सभी के द्वारा, और इस आधार पर जो डेडलॉक था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई द क्रिप्स मिशन प्लान फेल्ड। एंड आफ्टर 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसने हालांकि मुस्लिम लीग की उस डिमांड को फिर से नहीं माना, लेकिन वो लोग एग्री हुए कि इलेक्शन जो होंगे वो होंगे ऑन कम्युनल ग्राउंड्स, यानी कि किसी भी कम्युनिटी जो कि रिलीजन के आधार पर बनाई गई कम्युनिटीज़ थी उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उसी कम्युनिटी के लोग उस कम्युनिटी के लीडर का चुनाव करेंगे, और उनका चुनाव उस पॉपुलेशन में उस कम्युनिटी के लोगों का जो रेशियो है उसके आधार पर किया जाएगा, उन्हें सीट उस आधार पर अलॉट की जाएगी। तो इस आधार पर 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, और इसके जो फॉर्मेशन है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार था अकॉर्डिंग टू प्लान। हालांकि बाद में जो कुछ हुआ वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सो द प्लान वाज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड हैव 389 मेंबर्स, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया से जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और इसके बारे में हमने कल बताया था कि इन्हें जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा बल्कि जनता के द्वारा जिन भी प्रोविंस से ये सीटें आएंगी उस प्रोविंस की जो स्टेट असेंबली होगी उस स्टेट असेंबली के मेंबर्स चुनकर भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स। इसके अलावा हमने एक और बात इसमें जानी थी कि न सिर्फ ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बल्कि ये सारी की सारी जनता के द्वारा भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। सारी की सारी जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने का मतलब है कि किसी भी प्रोविंस की जितनी भी पॉपुलेशन है वो जो भी वोट देने लायक है, यानी कि एडल्ट पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन चुनेगी उस स्टेट की स्टेट असेंबली के मेंबर्स को। इस तरह से उस पूरे स्टेट में जितने भी लोग वोट देने के लायक हैं, यानी कि जो एक लीगल एज क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग चुनकर भेजते स्टेट असेंबली के मेंबर्स को, और उसके बाद स्टेट असेंबली मेंबर्स चुनकर भेजते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। लेकिन यहाँ पर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है
कि जो स्टेट असेंबली के लोगों का चुनाव था वो भी उस प्रोविंस की पूरी जनता जो लायक थी वोट देने के उसके द्वारा नहीं किया गया, बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल के द्वारा उन्हें चुना गया, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी और एक खास तबके के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग उसमें शामिल नहीं थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी एक सेलेक्टेड ग्रुप के द्वारा ही चुने गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेकर एक आलोचना भी की जाती है, जिसका समाधान हम आज की क्लास में देखेंगे कि उसके समाधान में हम कौन से तर्क देते हैं। जहाँ तक बात आती है प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स को चुनने की, तो इनके लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है। नो इलेक्शन वाज डन फॉर द सिलेक्शन ऑफ members from princely states, but nomination has been done by the prince or the king of that state। जो जिस रियासत का राजा था वही नामांकित करता था वहाँ के मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए। इस तरह से ये भी जनता के द्वारा चुने गए मेंबर नहीं थे, नॉट डायरेक्टली और नीदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होना था, सीट का अलॉटमेंट कैसे होना था, तो फटाफट से हम देख लेते हैं, जो कि हम कल की क्लास में भी एक बार देख चुके थे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप पुरानी क्लास को भी ठीक से एक बार देखें, रिविजन करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन। किसी भी प्रोविंस की या प्रिंसली स्टेट्स में जितनी भी सीटें अलॉटेड थी, उनका अलॉटमेंट का क्राइटेरिया ये था कि एवरी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट अलॉट होती थी लगभग, ये क्राइटेरिया होता था। जहाँ तक बात है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, तो वहाँ पर कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था पॉपुलेशन को, मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन एंड रिमेनिंग अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एक कैटेगरी में डाला गया था। मुस्लिम पॉपुलेशंस को वोट देंगे मुस्लिम वोटर्स और सिख पॉपुलेशन को वोट देंगे सिख वोटर्स, एंड रिमेनिंग अदर्स की जो कैटेगरी है उसमें बाकी बचे हुए जो भी वोटर्स हैं वो उन्हें चुनेंगे। और मुस्लिम, सिख एंड रिमेनिंग अदर्स कम्युनिटीज़ को सीट का अलॉटमेंट उस स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के जो रेशियो है उसके आधार पर किया जाएगा। सो एवरी 10 लाख पे 1 सीट के अलॉटमेंट के बाद उस जगह पर या उस स्टेट पर उन कम्युनिटीज़ की जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसमें उसी के आधार पर उन सारी सीटों को डिवाइड किया जाएगा, एंड मुस्लिम, सिख्स और रिमेनिंग अदर के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी। और इनका जो चुनाव था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाना था, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर वोटिंग होनी थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो यही है कि कम्युनिटी में जितनी पॉपुलेशन है उनके उसी प्रोपोर्शन में उन्हें सीट का अलॉटमेंट किया जाए। सपोज फ्रॉम अगर 100 की पॉपुलेशन है, उसमें किसी कम्युनिटी के लोगों की संख्या 30 है, यानी कि 30% है, तो दी गई सीटों में सपोज अगर 10 सीट्स अलॉट होती हैं तो उसका 30% यानी कि 3 सीट्स विल बी अलॉटेड टू दैट कम्युनिटी। ये तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज अबाउट जो भी व्यक्ति वोट देगा अपनी कम्युनिटी में, जो भी कैंडिडेट्स होंगे उसके सामने सेलेक्ट करने के लिए, वो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, बल्कि वो प्रायोरिटाइज करेगा एक पेपर पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हों। अगर 4 कैंडिडेट उठे हैं किसी एक सीट के लिए, तो उन चारों कैंडिडेट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी किसे दी जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। ये हर वोटर एक पर्चे में जो भी उसे वोटिंग के लिए मिलेगा उसमें लिखेगा। सो अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी के सारे वोट मिलते हैं या फिर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट उसे मिल जाते हैं, तो दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर किसी भी चारों मेंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी में इतने इनफ वोट नहीं मिलते हैं जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो फिर सेकेंड प्रायोरिटी पर जो भी मेंबर्स हैं उन सब की काउंटिंग की जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में सपोज ए को बहुत सारे वोट मिल गए, ए को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में 100 वोट्स मिलते हैं, बी को फर्स्ट प्रायोरिटी में 30 वोट्स मिलते हैं, सी को फर्स्ट प्रायोरिटी में 50 वोट्स मिलते हैं और डी को फर्स्ट प्रायोरिटी में 10 वोट्स मिलते हैं। और अगर क्राइटेरिया ये है कि 110 वोट्स मिलने चाहिए टोटल, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो फिर अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स 100 काउंट हो गए। अब उन्हीं पर्चों में ये देखा जाएगा कि एक को कितने सेकंड प्रायोरिटी में वोट मिले हैं, किन लोगों ने ए को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। अगर वो वोट 10 के आसपास मिल जाते हैं
सो ए विल बी सिलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर उसे नहीं मिलते हैं और मान लीजिए कि सेकंड प्रायोरिटी में बी को 100 वोट्स मिल रहे हैं तो बी विल बी सिलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस चीज़ को और विस्तार से हम प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पर फिर से देखेंगे, बिकॉज उसमें आपको सेट ऑफ नॉर्म्स और जो रूल्स हैं वो वेल डिफाइंड तरीके से दिए गए हैं और उनके आधार पर हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को देखेंगे। अभी के समय पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अगर आपके सामने 10 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें चूज करना है तो आप 10 के 10 कैंडिडेट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे फ्रॉम 1 to 10। इसी तरह जो दूसरा वोटर है वो भी उन्हीं 10 कैंडिडेट्स को प्रायोरिटाइज करेगा 1 to 10, और उसके बाद इस तरह से सभी के वोट्स जब काउंट किए जाएंगे तो पहले देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में 1 to 10 इन मेंबर्स को कितने वोट मिले हैं। जिस व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ही विल बी लीडिंग अमंग दोज कैंडिडेट्स, वो लीड करेगा। और फिर उसके वोट्स को काउंट करके हम देखेंगे कि क्या ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर सभी वोटर्स की सेकंड प्रायोरिटी को चेक किया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी में जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको मिलाकर फर्स्ट प्रायोरिटी में गिने गए वोट के साथ अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट मिल जाते हैं तो वो कैंडिडेट, जिस भी कैंडिडेट को दोनों ही प्रायोरिटी में मिलाकर सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के लिए इलेक्ट किया जाएगा। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि सेकंड प्रायोरिटी में भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट ना मिले जितने ज़रूरी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन के लिए, देन वी विल गो टू द थर्ड प्रायोरिटी। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट्स ना मिल जाए किसी एक कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट फिर सेलेक्ट होगा या इलेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हमने बता दिया है कि यहाँ नॉमिनेटेड होते थे मेंबर। तो एक बात इस तरह से साफ हो चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी, और पार्टली इलेक्टेड में भी स्टेट लेजिस्लेचर से जो लोग चुने गए थे उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे हैं उनका इलेक्शन भी लिमिटेड फ्रेंचाइज की तरह तहत हुआ था, यानी कि पूरे पॉपुलेशन से उन्हें वोट नहीं मिला था बल्कि खास तबके जिन्हें वोटिंग का अधिकार दिया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने ही चुनकर भेजे थे स्टेट असेंबली के उन लोगों को। तो इतनी बात हमारी कल की क्लास की हो चुकी थी। इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना ज़रूरी था, दैट्स व्हाई आई हैव रिपीटेड दैट थिंग। नाउ अब हम देखते हैं जब इलेक्शन हुआ उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां सामने आई। तो द इलेक्शन फॉर द 296 सीट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर डन इन जुलाई अगस्त 1946 एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वर एज फॉलोज। तो जुलाई अगस्त 1946 के आसपास ये एक इलेक्शन किए जाते हैं स्टेट असेंबलीज के बीच में। जितनी भी स्टेट असेंबली थी उस समय के इंडिया में, उन सभी स्टेट असेंबली में इस तरह के इलेक्शंस हुए, और स्टेट असेंबली से निकलकर जितनी भी सीट उन स्टेट असेंबली को अलॉटेड थी कुछ मेंबर निकल कर सामने आते हैं और ये सारे मेंबर मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठते हैं। हम देखते हैं 296 सीट्स पर इलेक्शन होना था। उन 296 सीट्स से पूरे भारत में 208 सीट्स मिलती हैं कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को, और 15 सीट्स मिलती हैं, यानी कि 15 सीट्स से जीत कर आती हैं स्मॉल और इंडिपेंडेंट पार्टीज के कैंडिडेट। ये पार्टीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग से अलग थी। अक्सर ये रीजनल लेवल पर, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन के लिए एक रीजनल पार्टी बनाई जाती थी जो इंडिपेंडेंट होती थी बाकी दो बड़ी पार्टियों से। 15 मेंबर उन पार्टीज से भी चुनकर अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। जहाँ तक बात रहती है 93 सीट्स की जो कि प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी और उन्हें सिर्फ नॉमिनेट करके भेजने थे, वो सीटें खाली रहती हैं बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस से खुद को एब्सटेन करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये था कि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स खुद को एक अलग कंट्री के रूप में बनाने की इच्छा रखते थे। इसमें ये कहना तो गलत होगा कि प्रिंसली स्टेट्स ऐसी इच्छा रखते थे, बल्कि वहाँ के जो रूलर्स थे उनकी इच्छा थी कि वे सोवरन रहें, ऑटोनोमस रहें, किसी भी तरह से वह भारत या पाकिस्तान में शामिल ना हो। हालांकि अभी पाकिस्तान की मांग प्रबल होकर उठी नहीं है, जस्ट इलेक्शन हुआ है, लेकिन उनकी जो भी मंशा थी रियासतों के राजाओं की, वो मंशा थी कि वे अपनी रियासत को खुद संभालें और किसी भी तरह से किसी देश के अंडर अब ना आए। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स दे वांट टू गेट देयर ओन रूल। तो इस वजह से उन्होंने अपनी सीट्स को वैकेंट रखा और किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजा। तो इस रेशियो से हम ये समझते हैं कि
सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो भी पार्टी थी पूरे देश में वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग उन इलाकों से जीत कर आई थी जहां मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा होते थे। इस तरह की जो पॉपुलेशन का डिवीज़न करके देश को अलग अलग स्टेट्स में बांटा था ब्रिटिशर्स ने, उसके वजह से 73 मेंबर्स सेलेक्ट हो जाते हैं मुस्लिम लीग से, और 15 रीजनल पार्टीज या इंडिपेंडेंट पार्टीज से कुछ मेंबर सेलेक्ट होकर आते हैं। तो इसके बाद इतने सारे इलेक्शन की प्रोसेस के बाद अब हम एक डिस्कशन पे आते हैं, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस है उसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, उन्हें समझना ज़रूरी है। तो एक क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो भी इसका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर था जो अभी आपने पढ़ा, that there is a criticism that the Constituent Assembly was not elected by the adult population of India, neither it was elected directly। तो जो बात हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है जिसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल कुछ समृद्ध वर्ग के लोगों को और ख़ास तबके के या पढ़े लिखे लोगों को ही ये अधिकार थे, अन्य लोगों को और महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि एक संविधान जो देश का हम बनाने जा रहे हैं उसमें देश के सभी लोगों का योगदान नहीं है। सो इट वॉज नॉट इलेक्टेड बाई द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जिन लोगों ने भी इस पर अध्ययन किया उन्होंने एक आलोचना की थी संविधान सभा के गठन का जो तरीका था उसको लेकर। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इन ऑर्डर टू सी द होल पिक्चर क्लियरली वी नीड टू एड्रेस सम फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स पे हमें ध्यान देना होगा और इस क्रिटिसिज्म का रेजोल्यूशन तभी हो पाएगा। देखिए, पहला फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी। तो जो संविधान सभा बनी थी जिसके फॉर्मेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हम देखते हैं कि उसमें किस तरह के लोग थे या उसमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने तबके के लोग आए थे। तो अगर हम कुछ कम्युनिटीज़ देखें जो कि प्रेवलेंट थी इंडिया में उस समय, कितनी भी टाइप की कम्युनिटीज़ को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो अगर हम देखें तो इसमें हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, तो रिलीजियस बेसिस पे लगभग जितने भी धर्म थे उस समय उतने सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। इसके अलावा मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें बाद में संविधान निर्माण के बाद एससी और एसटीज का दर्जा दिया गया, उस तबके के लोग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। तो ये हम मानते हैं कि जो पूरी की पूरी भारत की जनता है उसने संविधान सभा के गठन में योगदान तो नहीं दिया, मगर जो भी संविधान सभा उसके बाद बनी है, जिस भी तरीके से बनी है, क्योंकि उस समय के जो चैलेंजेस थे, जो सिचुएशंस थी, उन पे भी हमें ध्यान देना होगा। और किसी भी तरीके से भारत को आज़ाद करना आवश्यक था, एक संविधान सभा का निर्माण करना आवश्यक था, और जो भी चुनौतियां थी उनसे निपटने के लिए जो बीच का रास्ता निकाला गया, उसके आधार पर जो संविधान सभा बनी है उसका गठन एक तरीके से फुल्ली रिप्रेजेंट करता था पूरे भारत को। वो कैसे? क्योंकि हमने देखा है हर धर्म का व्यक्ति भारत की संविधान सभा में मौजूद था, हर तबके का, हर जाति का व्यक्ति, हर जनजाति का व्यक्ति भारत की संविधान सभा में मौजूद था, यानी कि उन तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन मौजूद था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन आधारों पर। दूसरा फैक्ट ये है कि द असेंबली हैड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ वुमेन एज वेल एज मैन। तो अगर हम दूसरा जो कैटेगरी है कि जेंडर के बेसिस पर देखें कि क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था हर जेंडर का, तो उसमें थर्ड जेंडर तो आज के समय की बात है, उसको हम उस समय पे नहीं देख सकते, लेकिन ये यदि हम पुरुष और महिलाओं के आधार पर देखें तो एक ठीक अमाउंट पर में महिलाएं भी मौजूद थी। एक अच्छी खासा तबका था महिलाओं का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनकर सामने आई थी। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन्स के बेसिस पे और सोशल डाइवर्सिटी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी मेंबर मौजूद थे, यानी कि वो हर तबके का, हर जाति का और हर जेंडर का रिप्रेजेंटेशन करते थे। और अगर हम एक और फैक्ट को देखें तो एक्सेप्ट महात्मा गांधी and Muhammad Ali Jinnah, every famous personality of freedom movement was present in the assembly।
सिवाय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे वे लगभग सभी मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसका मतलब है कि भारत के लोगों ने जिन्हें अपना नेता चुना था, जिनके नेतृत्व के अंतर्गत उन्होंने भारत का स्वाधीनता संघर्ष लड़ा था, वे सभी नेता तो मौजूद थे संविधान सभा में। यदि हम सभी पॉपुलेशंस को इलेक्शन के लिए अलाउ भी करते तब भी यही लोगों को चुनकर आना था संविधान सभा के लिए। इस प्रकार से हम इस क्रिटिसिज्म को कुछ हद तक समाधान कर देते हैं उसका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हालांकि सभी के द्वारा नहीं चुनी गई थी, लेकिन ये रिप्रेजेंट जरूर करती थी भारत के, पूरे भारत के जनमानस को। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा एक और बड़ा नाम है जो कि सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे बिकॉज वो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के तहत भारत से बाहर कुछ गतिविधियां कर रहे थे जो कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आवश्यक थी। तो ये पहला जो क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका हम ठीक ठाक उत्तर दे देते हैं और इस तरह से हमें समझ में आता है कि संविधान सभा का निर्माण प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ हुआ है भारत की जनता के। तो इफ यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, अगर हम पूरी प्रोसेस समझ गए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स को समझ गए और जो क्रिटिसिज्म होता है फॉर्मेशन को लेकर अगर हम समझ गए, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि जो संविधान सभा है उसने काम कैसे किया, उसका गठन हुआ है एंड आफ्टर दैट संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया। तो जो पहली मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है इलेक्शन के बाद 9 दिसंबर 1946 को। दिस डेट इज इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये हुई है फर्स्ट सिटिंग। इस मीटिंग में कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया? सो 211 मेंबर्स टुक पार्ट इन द मीटिंग। तो 389 की स्ट्रेंथ में से 211 हिस्सा ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहली सिटिंग में। इसका मतलब एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन आ चुकी है जो रिप्रेजेंट करती है भारत को। हालांकि ये जितनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉट थी वो नहीं है, और ऐसा क्यों है ये भी हम देखेंगे। जो सीटें खाली रही उनमें किन किन तरह के पार्टियों का योगदान था, तो वो हम देखें कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि वे डिमांड करने लगे थे अब खुले तौर पर एक सेपरेट पाकिस्तान की, एक अलग देश बनाने की। यहाँ अगर हम पूरा पीछे मुड़कर देखें तो मुस्लिम लीग को केवल 73 सीट्स मिली हैं 389 सीट्स में से। तो जो मुस्लिम लीग ने अनुमान लगाया था कि उन्हें मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वो अनुमान उनका गलत साबित हुआ और भारत की जनता ने कम्युनल आधारों पर वोटिंग करते हुए भी भारत का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है, धर्मनिरपेक्षता है, उसको फिर से एक बार साबित किया कि भारत संविधान निर्माण करवाना चाहता है, न कि धर्म के आधार पर बांट कर वो चीज़ों को देखता है। इसके पीछे हमें बैकग्राउंड भी समझना होगा कि ब्रिटिशर्स की जो नीतियां हैं जिनके तहत भारत में कम्युनलाइजेशन किया गया, एक तबके को दूसरे तबके से अलग करने की कोशिश की गई, डिवाइड करने की कोशिश की गई, जो कि एक पूरी पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, डिवाइड एंड रूल। उसमें वो कुछ हद तक कामयाब तो हुए क्योंकि मुस्लिम लीग जैसे संगठन बने जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मंशा या ब्रिटिशर्स की जो अनुमान था उसे सही साबित करते हुए एक अलग पाकिस्तान की मांग की। लेकिन भारतीय जनता को अगर हम देखें तो उन्होंने इसे उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना कि अपेक्षित था, जितना कि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों से कोशिश करके जनता को डिवाइड करने की कोशिश की थी। यानी कि जनता का डिवीजन ना होना एक जीत है भारत के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का योगदान, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह के जो नेता हैं भारतीय जनता का जो नेतृत्व कर रहे थे, वे भी कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। तो मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपनी सीट्स को वैकेंट छोड़ा है। तो इस वजह से 211 ही मेंबर पहली मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसमें 208 मेंबर आपको दिख रहे हैं कांग्रेस से आए होंगे, और जो रिमेनिंग अदर्स हैं वो स्मॉल और इंडिपेंडेंट पार्टीज से निकलकर सामने आए थे। यहाँ तक तो बात रही पहली मीटिंग की। बट as the proceedings of the Constituent Assembly moved forward with
time the representatives from the princely states started to participate in the assembly. मगर जैसे जैसे संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी, धीरे धीरे देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर आने लगे। नॉमिनेट करते हुए देसी रियासतों के राजाओं ने मेंबर्स भेजे हैं संविधान सभा में। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था उस समय देश में। बैकग्राउंड में एक व्यक्ति जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये टोनी स्टार्क से ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में, टोनी स्टार्क इज नोन एज द आयरन मैन इफ यू नो, जस्ट फॉर द फन पर्पसेस। सॉरी, ये मैप यहाँ पे पूरा नहीं बनेगा। तो पूरे भारत में 512 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, और उन देसी रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी देसी रियासतों से बात करने की। और इसके लिए उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई थी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को हम इस तरह से समझते हैं कि एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में डंडा। गाजर यानी कि देसी रियासतों की जो डिमांड्स थी उन्हें मानने की कोशिश की गई जहां तक वे भारत की एकता और अखंडता के लिए जायज़ थी, और उन डिमांड्स को नहीं माना गया, उसमें ये दंड का प्रावधान या भारतीय सेना के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स को धमकाया भी गया है, क्योंकि ये जरूरी था भारत की एकता को बनाए रखने के लिए। इस पॉलिसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे लगभग सभी देसी रियासतों को शामिल करने के लिए राजी कर देते हैं संविधान सभा में, और भारत के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने या उसे तैयार करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसका ही नतीजा है कि समय के साथ साथ प्रिंसली स्टेट से भी कुछ मेंबर्स आने लगते हैं संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए। द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द असेंबली is Dr. सच्चिदानंद सिन्हा was made the temporary president of the assembly। पहली सिटिंग में जो बड़ा डिसीजन है वो ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है उस संविधान सभा का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन अवेलेबल एट दैट टाइम। और फिर आगे जाकर एक जो निश्चित रूप से स्थायी सदस्य होगा उसके चुनाव की प्रक्रिया की जाती है आने वाले दिनों में। और जब वो प्रक्रिया पूरी होती है, संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, यानी कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक की बात क्लियर है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं 211 मेंबर्स, और जैसे जैसे मीटिंग्स के दिन आगे बढ़ते हैं 10, 11, 12, 13 ये दिसंबर आते हैं, वैसे वैसे प्रिंसली स्टेट से भी लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स काम आने लगते हैं। तो पहली मीटिंग का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी रूप से जब तक कि परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक कार्रवाई को ये अध्यक्ष बनेंगे उन कार्रवाई के। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मेड द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और जैसे ही चुनाव होता है संविधान सभा के लोगों के बीच, तो 11 दिसंबर को यानी कि 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इतनी सारी प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, इतनी सारी प्रोसेस के तहत मीटिंग्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और फिर हमें मिलती है एक संविधान सभा जो धीरे धीरे संविधान निर्माण का कार्य करती है। इसकी अगली प्रोसीडिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर एंड 11 दिसंबर। अगली डेट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 13 दिसंबर 1946, और इस दिन जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन दी असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करने की वजह ये पहली स्लाइड में आपको समझ में आएगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है किसी भी देश की, उसका काम होता है ऑब्जेक्टिव प्रोविजंस एंड लैंग्वेज पे डिस्कशन करना। ऑब्जेक्टिव किसका? तो संविधान का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जा रहा है संविधान, किन मूल्यों, किन बातों का ध्यान रखता है संविधान, ये सारी बातें बताई जानी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सभी लोगों की सहमति से डिस्कशंस के बाद प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में, उसे प्रस्तुत करते हैं जवाहरलाल नेहरू। दिस इज
अगेन द इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिससे सवाल आ सकते हैं। तो 9th, 11th एंड 13 दिसंबर आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उसमें किन बातों के बारे में बताया गया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो आई होप आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी, इसमें कुछ ज़रूरी बातें आपने सीखी होंगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप क्लास को आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द डिफेंस एग्जामिनेशंस देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर्स। और फिर हम मिलेंगे कल आपसे एक नई क्लास में इंडियन पॉलिटी की। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड बाय बाय।